पुराने जमाने की बात है कि एक ऐसा बेवकूफ सा नाई था जो कोई काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता के बाल काटते वक्त वह कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा यह कि उसका काम ठप्प होता चला गया और वह अपनी चीजें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि उसके घर में सिर्फ दो चीजें बाकी बचीं, उसका उस्तरा और उसकी बीवी। यह फैसला करना दुश्वार था कि इनमें से ज्यादा तेज कौन है। एक दिन नाई की बीवी उसे बेवकूफियों पर ताने दे रही थी। वह बेबसी से बोला कि यह सब बार बार कहने का क्या फायदा है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी भी किसी को कमाने भी नहीं दूंगा। यह हकीकत है। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो। मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर उनसे कुछ मांगो। शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है। बादशाह से कहो कि तुम्हें भी कुछ दे दें। नाई ने फिर ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर उससे कहा कि मुझे कुछ दे दें। कुछ भी? क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने यह तो नहीं बताया था कि उसे क्या मांगना चाहिए, और नाई का अपना दिमाग भी कुछ भी सोचने से महरूम था। नाई ने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दो, कुछ जमीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई और वह कुछ भी के मसले से बाहर निकला और बोला, हां, कोई भी जमीन दे दें। बादशाह ने उसे शहर से बाहर एक खाली पड़ी जमीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है, जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने जमीन का बताया तो वह आग बबूला हो गई और उसे खूब डांटा और बोली, ऐसी गैर आबाद जमीन हमारे किस काम की? नाई बोला, लेकिन जमीन तो जमीन है, वह कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। बीवी बोली, तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दूसरा है। ऐसी जमीन का क्या फायदा जिस पर हम काश्त नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल है? बीवी ने गुस्से से कहा। नाई मुंह लटकाकर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करें। आखिरकार उसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी जमीन पर चली गई। इसके बाद उसने नाई को कहा कि वह भी उसकी नकल करे और खुद गौर से जगह जगह जमीन को देखने लगी। मगर जैसे ही कोई आदमी उनके करीब आता तो वह ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। उसी जमीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वह सारा दिन देखते रहते कि नाई और उसकी बीवी छुप छुप कर जमीन में कुछ तलाश कर रहे हैं। जब शाम ढली, एक चोर नाई के पास आया और उससे पूछने की कोशिश करने लगा कि उसे किस चीज की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल किया, गोया फिर थक हार कर कहने लगी, यह जमीन मेरे दादा की है। उन्होंने यहां अशरफियों की 5 देगें दफन की थीं, मगर हमें उनकी सही जगह बताने से पहले ही वह फौत हो गए। अब हम वह देगें तलाश कर रहे हैं। तुम किसी से भी यह बात मत करना, वरना वह देगें तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वह किसी को भी नहीं बताएगा। मगर शाम ढलने, जब नाई और उसकी बीवी घर वापस चले गए तो चोर अपने साथियों को लेकर आया और 7 चोर मिलकर अपने हाथों से हल चला चलाकर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मर्तबा हल चला दिया गया हो, मगर इन्हें वहां से कुछ ना मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई। फिर वह बीज उधार लेकर आई और जमीन में बो दिए। हल बहुत ही अच्छा चला था तो फसल भी बहुत ही अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जा चुका दिया और फिर भी इतने पैसे बच गए कि उसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। जब चोरों ने यह देखा तो बहुत गुस्सा हुए और फिर वह नाई के घर गए और उससे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो, क्योंकि हमने हल चलाया था। नाई की बीवी हंसी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था कि जमीन में सोना है, लेकिन वह तुम्हें नहीं मिला। अब वह सोना घर में एक मटके में छुपाया हुआ है, लेकिन वह तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर चोरों ने कहा, अगर तुम सीधे तरीके से हमारा सोना नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए।
लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी आंख से उसे छुपते देख लिया। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहां छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है वह किसी को भी नहीं मिलेगा। दरवाजे के साथ रखें, मटके में मिठाई के नीचे छुपा दिया है। चोर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वह अपनी जगह से निकला और मटका लेकर फरार हो गया। सभी चोर बाहर मिलकर जंगल में पहुंचे और माल तकसीम करने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयां रखी हैं ताकि किसी को शुभा ना हो। पहले मिठाई बांटकर खा लेते हैं, फिर सोना बांटते हैं। जंगल में गुप्त अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाइयां निकाली और खाने को मुंह में डाली। तभी सब थू थू करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई के बजाय उपले डालकर रखे थे। चोरों को बहुत गुस्सा आया। अगली सुबह वो नाई के घर पहुंचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी उनकी शक्ल देखकर हंसने लगी। इस पर चोर बोले, तुमने 2 मर्तबा हमें बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी बारी है। यह कहकर वह तनतनाते हुए चल दिए। जाते जाते एक चोर दोबारा एक कोने में छुप गया और नाई की बीवी ने इस मर्तबा भी उसे छुपते देख लिया। नाई ने परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहां छुपाया है? गद्दे के नीचे तो नहीं छुपा दिया? नाई की बीवी ने उसे तसल्ली दी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं। सोना महफूज है। मैंने उसे बाहर नीम के दरख्त की ऊंची शाख में एक पोटली में बंद करके छुपा दिया है। चोर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को जब वह दोनों सो गए तो वह अपनी जगह से निकला और जाकर अपने साथियों को बताया। सातों चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे। पर शाख पर एक पोटली बंधी दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बांधी हुई है। एक आदमी ऊपर चढ़े और उसे उतार कर लाए। एक चोर ने कमीज उतारी, कसकर धोती बांधी और ऊपर चढ़ने लगा। अब हुआ यह था कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर छत्ते के करीब पहुंचा और उसने हाथ आगे बढ़ाया तो शहद की एक मक्खी ने जोर से उसके चेहरे पर डंक मार दिया। चोर ने तकलीफ से परेशान होकर बेसाख्ता अपने चेहरे अपना हाथ मारा। चोर कहीं कि तुम पोटली नीचे उतारने के बजाय उसमें से सोना निकालकर अपनी जेब में भर रहे हो। नीचे खड़े चोर चिल्लाए। अंधेरे की वजह से बाकी सब चोरों को भी यही लगा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, यहां पर कुछ है जो मुझे चुभ रहा है। दरख्त पर चढ़े चोर ने कहा। उसी वक्त एक दूसरी मक्खी ने भी उसके सीने पर डंक मार दिया। चोर ने सीने पर हाथ मारकर उसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े कर चिल्लाने लगे, हमने देख लिया है, तुम सोना छुपा रहे हो। उन्होंने एक दूसरा चोर ऊपर भेजा, मगर अब शहद की मक्खियां फैल चुकी थीं। उन्होंने इस चोर के जिस्म पर भी काटना शुरू कर दिया। वह बेइख्तियार अपने जिस्म पर हाथ मारने लगा। बाकी चारों को बहुत गुस्सा आया और सोचने लगे कि दूसरा चोर भी बेईमान निकला और यह भी सोना छुपा रहा है। फिर सब चोर एक एक कर ऊपर चढ़ने लगे और हर एक के साथ ऐसा ही हुआ। आखिर सरदार की बारी आई। उसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा ही था कि वह शाख जिस पर सब खड़े थे वजन बर्दाश्त ना कर सकी और टूट गई और सब नीचे जा गिरे। छत्ता उनके ऊपर गिर गया और मक्खियों इन पर टूट पड़ी। तब सभी चोर जान बचाकर भागे। इसके बाद कई दिनों तक सुकून रहा, क्योंकि चोर इस काबिल ना थे कि चल फिर सकते। नाई और उसकी बीवी सोचने लगे कि शायद चोर अब दोबारा इन्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। एक रात जब वह कमरे की खिड़की खोलकर सोए हुए थे तो नाई की बीवी की आंख आवाज से खुल गई। चोरों की आवाज पहचानकर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और नाई का उस्तरा पकड़कर खिड़की के साथ छुपकर खड़ी हो गई। पहले वाले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता सिर अंदर किया और अंधेरे कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। नाई की बीवी ने उस्तरे वाला हाथ घुमाया और चोर की नाक पर लगा। खुदाया,
मेरी नाक किसी चीज से लगी है। चोर तकलीफ से चिल्लाया। अरे खामोश, तुम सबको जगा दोगे, चुप करके अंदर जाओ। बाकी चोरों ने उसे आहिस्ता आवाज में डांटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक पर कुछ लगा है और दर्द हो रहा है। और फिर दर्द से कराहा। अरे बुजदिल, तुम्हारी नाक खिड़की से टकराकर जख्मी हो गई है और तुम रो पीट रहे हो। मैं अंदर जाता हूं, दूसरे चोर ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सिर अंदर किया, नाई की बीवी ने अपना उस्तरा चला दिया और उसकी नाक भी जख्मी हो गई। खुदाया, अंदर वाकई कोई तेज चीज है, चोर तकलीफ से चीखा। कोई कांच निकली होगी। तुम एक तरफ हो, मैं देखता हूं, तीसरे चोर ने कहा और अपना सिर खिड़की से अंदर डाला। फिर वही हुआ, उसकी नाक भी जख्मी हो गई। कोई तेज चीज है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी नाक पर कुछ मारा है। तीसरा चोर पीछे हटते हुए कराहा। बेवकूफों, तुम बुजदिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सिर डाला और नाक झकमी करवा बैठा। फिर पांचवें और छठे चोर के साथ भी ऐसा ही हुआ और सरदार की बारी आ गई। साथियों, तुम सब जख्मी हो गए हो। एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि वह सब जख्मियों की हिफाजत और तीमारदारी करें। किसी और रात वापस आते हैं, सरदार ने कहा। सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया। चंद दिन सुकून से गुजरे। इस किस्से के बाद बू की वजह से कमरे में रहना मुश्किल हो गया। मौसम खूब गर्म हो गया और कमरे के अंदर सोना मुमकिन नहीं रहा। तो नाई और उसकी बीवी ने बाहर सहन में 4 पाइयां बिछा लीं। फिर चंद दिन बाद चोर फिर वापस आए। उन्होंने सोचा कि सोना जरूर नाई की बीवी के पास है, तो इसे ही उठाकर ले जाते हैं। वह दबे कदमों से आगे बढ़े और उसकी चारपाई अपने कंधों पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की बीवी की आंख खुल गई और यह जानकर दंग रह गई कि चोर उसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थक गए। वह एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रुके और मशवरा करने लगे कि कुछ देर यहां रुकते हैं और चारपाई नीचे रखकर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना। उसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली, कह लगता था कि वह बिस्तर पर ही लेटी है। कुछ देर बाद चोर थक गए। वह एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रुके और मशवरा करने लगे कि कुछ देर यहां रुकते हैं और चारपाई नीचे रखकर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना। उसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली, कह लगता था कि वह बिस्तर पर ही लेटी है, और फिर बरगद की एक लटकती शाख को पड़कर ऊपर चढ़ गई और शाख में छुप गई। चोरों ने चारपाई कंधों से उतारकर नीचे जमीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि पहरे की पहली बारी किसकी होगी। सरदार के नाम का कुरा निकला, क्योंकि बाकी सब अभी तक नाक के जख्मों की वजह से तकलीफ में थे। फिर सब चोर सो गए और सरदार पहरे पर खड़ा हो गया। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। उसने अपना सफेद दुपट्टा चेहरे और सर के बीच लपेटा और आहिस्ता आवाज में मोहब्बत भरे गाने गाने लगी। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो उसे चांदनी में एक खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। उसने सोचा कि यह जरूर परी है जो मुझ जैसे हसीन शख्स पर आशिक हो गई है। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और पूछा, कौन हो तुम? हसीना, नीचे उतरो, मुझसे खौफ मत खाओ। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो उसे चांदनी में एक खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। उसने सोचा कि यह जरूर परी है जो मुझ जैसे हसीन शख्स पर आशिक हो गई है। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और पूछा, कौन हो तुम? हसीना, नीचे उतरो, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब नहीं दिया और आशिकाना गाने धीमे सुरों में गाती रही। सरदार ने यह देखा तो वह दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वह परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक आह भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतना उदास होने की क्या बात है परी? सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा हरजाई ही होते हैं।
सरदार ने उसे अपनी वफा का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वह ना मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि अपनी जुबान को लंबा सा बाहर निकालो, मैं इसे छूकर जान लूंगी कि यह जुबान सच बोलती है या झूठ। चोरों के सरदार ने खुश होकर अपनी जुबान को बाहर निकाली। परी उसके करीब आई और उस्तरे को उसकी जुबान पर मारा। चोरों की नाक काटने के बाद नाई की बीवी ने उस्तरा अपने पास ही रख लिया था। अब सरदार तकलीफ की शिद्दत से जोर से चीखा और पेड़ से नीचे जा गिरा। क्या हुआ, दूसरे चोर जाग गए। सरदार ने ऊपर दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन बोल ना सका। वह दर्द की वजह से बोल नहीं पा रहा है। लगता है सरदार पर जादू हो गया है, दरख्त पर जरूर कोई असरात हैं। चोर घबरा कर बोले। इसी वक्त नाई की बीवी ने अपनी सफेद चादर लहरानी शुरू कर दी और मुंह से खौफनाक आवाज निकालने लगी। चोरों की खौफ से जान निकल गई। उन्होंने बदहवास होकर सरदार को कंधों पर उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगे। वह दूर निकल गए तो नाई की बीवी ने भी अपनी चारपाई सर पर उठाई और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। सरदार की जुबान का दर्द कुछ ठीक हुआ तो उसने मुश्किल से बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। चोर अब अपनी नाक और जुबान कटवाकर इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नाई की चालाक बीवी से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। फिर वह बादशाह के पास चले गए और उससे इंसाफ तलब करने लगे, कह वो नाई से उन्हें उनकी मेहनत का मुआवजा दिलवा दे। जब बादशाह ने सारा किस्सा सुना तो उसने चोरों को जेल में डाल दिया और नाई को अपना वजीर आजम बना दिया। बादशाह ने कहा कि जब तक इस नाई के सिर पर इसकी अक्लमंद बीवी का साया सलामत है, यह कोई अहमकाना काम नहीं कर सकता और हमें इसकी बीवी का साथ होते हुए इससे बेहतर वजीर नहीं मिलेगा। इस तरह नाई की बीवी की अक्लमंदी की वजह से उनकी चोरों से भी जान छूट गई और उनके हालात भी बेहतर हो गए।